Hi guys, now we are going to discuss democratic politics of class 10th standard. The topic is power sharing. Okay, तो इसमें हमें दो एग्जांपल देखना है, एक बेल्जियम का एग्जांपल है और एक श्रीलंका का है, ठीक है ना। तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस प्रकार हुआ और उससे पहले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। तो देखिए, बेल्जियम एक कंट्री है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। यूरोप आई थिंक फोर्थ जो जो आपके कॉन्टिनेंट है उसमें फोर्थ रैंक पे आएगा एरिया वाइज, ठीक है ना। यूरोप एक, ठीक है ना। तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रसेल्स, ओके ना। तो देखिए, बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है? ब्रसेल्स है, ओके। ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है और इसका एरिया और पॉपुलेशन अगर हम जानना चाहें कि कितना है, तो हरियाणा के तकरीबन पॉपुलेशन के इक्वल इसका जो है पॉपुलेशन है और उसके एरिया के बराबर इसका एरिया भी है, लगभग, ठीक है। अब यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक है आपका फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है ना। बाय आपके यहाँ दो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई समूह है, और एक फ्रेंच स्पीकिंग है और दूसरा क्या है आपका डच स्पीकिंग है, ठीक है। देयर आर टू लिंग्विस्टिक ग्रुप, वन इज फ्रेंच स्पीकिंग एंड सेकंड इज डच स्पीकिंग, ओके। फ्रेंच स्पीकिंग आर लिविंग इन वैलोनिया रीजन, ओके ना। जो बेल्जियम का वैलोनिया रीजन है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं और जो डच स्पीकिंग है वो रहते हैं आपके फ्लैमिश रीजन में। ओवरऑल कंट्री में अगर इनका पॉपुलेशन देख रहे हैं तो ये 40% है और ये 59% है, ठीक है। और अगर ब्रेसेस में देख रहे हैं इन कंट्री या ओवरऑल कंट्री, पूरा कंट्री में ये 40% है, और इन ब्रेसेस देखिए अगर कोई माइनॉरिटी या मेजॉरिटी ग्रुप है तो वो हो सकता है कि देश के एक हिस्से में उसकी तादाद, मतलब पूरे देश में हो सकता है वो माइनॉरिटी हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर रीजन में वो मेजॉरिटी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए, इंडिया का मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है ना, नहीं तो मेरी वीडियो पे डिसलाइक ज़्यादा आएंगे, लाइक्स कम हो जाएंगे। तो मैं दूसरे देशों को सब डिस्कस करूँगा, नहीं ऐसा नहीं, इंडिया का भी जब डिस्कस करने का मौका आएगा तो किया जाएगा उसको। तो ब्रिसेल्स में जो इनकी पॉपुलेशन है वो 80% है और इनकी 20% के आसपास है, ठीक है। अब विवाद क्या है इन दोनों के बीच में? ये जो है रिलेटिवली रिचर है, दीज आर रिलेटिवली रिचर, और ये रिलेटिवली क्या पुअर है या बैकवर्ड है, ओके। इनके पास रिसोर्सेज हैं, ओके, इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारे संसाधनों में इनका कब्जा है, पॉलिटिकली डोमिनेंट है, ठीक है ना। पॉलिटिकल डोमिनेंस भी फ्रेंच स्पीकिंग का है, और ये एजुकेशन में भी ये लोग आगे, हायर एजुकेशन और अच्छी जो एजुकेशन है उन्हें ये इन्हीं को मिलती है। जाहिर सी बात है, पैसा है तो सुविधा तो होगी, इनके पास ना रिसोर्सेज है, ना पैसा है, ना एजुकेशन है, ओके। और इनकी पॉपुलेशन बस ये है कि पॉपुलेशन में ये लोग ज़्यादा है, ठीक है ना, और पॉलिटिकली डोमिनेंस भी इनका है, इनका नहीं है। अब क्या हुआ कि जैसे कि फ्रेंच स्पीकिंग चाहते थे कि जो हम ओवरऑल कंट्री है उसमें फ्रेंच भाषा को एक आपका ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दें, या फिर इस तरीके का, मतलब फ्रेंच को बढ़ावा दें, फ्रेंच कल्चर को बढ़ावा दें। तो इसी को लेकर के मेरा विवाद हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप रिलेटिवली रिचर हो और पॉलिटिक्स में भी आपका डोमिनेंस है, तो ऐसा करिए कि हमको भी, डच स्पीकिंग ने बोला कि हमको भी जो है आपके बराबर दर्जा चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि तलवारें निकल आई और बंदूकें निकल आई और ये जो है अब दंगा भड़कने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने इस बात को समझा कि हाँ, ये लोग पूरी कंट्री में ज़्यादा हैं, अगर भाले को ब्रेसेस में कम है तो क्या हुआ, पूरी कंट्री में तो इनका कंट्रीब्यूशन है और अच्छा खासा ज़्यादा है, ये लोग हमारे देश के ही वासी हैं, तो लिहाजा इनको भी इनके अधिकार दिए जाने चाहिए। और फिर ये मुआहदा हुआ दोनों के बीच में कि जो
मिनिस्ट्री होगी यानी कि जो सरकार बनेगी उसमें दोनों के मिनिस्टर्स क्या होंगे, इक्वल रेशो में होंगे, ठीक है ना, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल रेशो होगा। और इनको इनकी लैंग्वेज को भी इनके रीजन यानी कि अगर ये डच लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो ये डच लैंग्वेज को अपने लिखाई पढ़ाई का माध्यम माने, ठीक है ना। और एजुकेशन में भी उस यानी कि डच स्पीकिंग में डच भाषा में एजुकेशन ले सकते हैं। और कोई अगर कंपटीशन या किसी भी जहाँ भी इनको यूज़ करना है तो वो अपनी डच भाषा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से एक जो है विवाद का अंत हुआ, ठीक है ना। अब इसके डिटेल में आप लोग जाइएगा तो आपको, और मैंने जो है आपको बेसिक जानकारी दी है, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये है कि जैसे मेन बात ये है कि इन्होंने अपना झगड़ा जो था, जो विवाद था, उसको बिना किसी खून खराबे के, ठीक है ना, ये जो है उसको सॉल्व कर दिया विदाउट एनी ब्लड शेड, ओके। और क्या हुआ कि और फिर एक सरकार का गठन हुआ। सरकार का गठन इस प्रकार से हुआ कि दोनों की जो मिनिस्ट्री है उसमें इक्वल रेशियो होगा, यानी कि जो मिनिस्ट्री है उसमें दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। और फ्लैमिश रीजन में जो है डच स्पीकिंग जो है सरकार होगी, यानी कि डच लोग जो है वो अपनी सरकार चुनेंगे। फ्लैमिश रीजन क्योंकि ये फ्रेंच स्पीकिंग का है तो यहाँ पर जो एक सरकार होगी वो फ्रेंच स्पीकिंग की होगी, ठीक है ना। और यहाँ तक कि 1%, अब देखिए 40 और 49 99 हुआ, 59 सॉरी 40 और 59 कितना 99 हुआ, 1% आपके जर्मन भाषी बचे, वो कहीं देश के कोने में कहीं बेचारे रहते होंगे, तो उनका भी इन्होंने ख्याल किया, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये जर्मनी से जो इनका हिस्सा लगता है तो जर्मन भाषी 1% बेचारे कहीं आ गए होंगे ये भटकते हुए, ठीक है ना, बॉर्डर पे। पहले तो ये सब बाउंड्री वगैरह नहीं थी, वो तो धीरे धीरे स्टेट्स बने हैं। तो स्टेट जब बने हैं तो उसमें फिर आपका मतलब हर एक देश ने अपनी अपनी बाउंड्री डेवलप की। पहले किंगडम्स वगैरह हुआ करती थी, धीरे धीरे किंगडम्स खत्म हुए और नेशनलिज्म हुआ, वो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो 1% जर्मन भाषियों का भी इन्होंने ख्याल रखा और उनको भी उनके अधिकार प्रदान किए, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक आपका इसका मैप आप लोग अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा और देखिएगा कि किधर आपके फ्लैमिश रीजन है और किधर आपका वैलेंडिया रीजन है और जो बेल्जियम है वो कहाँ पर है, ठीक है, उसका मैप देखिएगा, ठीक है। फिर ये था कि जो ब्रिसेल्स है, ये तो पूरे कंट्री की बात हो गई कि फ्लैमिश रीजन में जो है डचभाषी सरकार होगी और वैलेंडिया रीजन में जो फ्रेंच स्पीकिंग गवर्नमेंट होगी। लेकिन जो ब्रिसेल्स है तो ब्रिसेल्स में जो है पूरे देश की जो सरकार होगी वो ब्रिसेल्स में रहेगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि एक यहाँ पर आपकी एक ऐसी सरकार होगी जैसे जो सफाई शिक्षा का काम देखे, नगर पालिका टाइप की, ठीक है ना, उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी कि जैसे जो मानव जीवन के लिए आपके जरूरी मुद्दे हैं उन पर तवज्जो कौन देगा, ये जो है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि सफाई है, शिक्षा है और जो दूसरी चीजें हैं उसमें भी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी लड़ाई का अंत कर लिया और एक अच्छा केस है, एक आइडियल केस माना जाता है इसको। अब देखिए, अब दूसरा टॉपिक है इसमें मेजॉरिटेरियन इन श्रीलंका, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका का क्या केस है? श्रीलंका एक तो देखिए एशिया में आता है, ठीक है ना, ये एशिया का एक कंट्री है और इंडिया का नेबर भी है, ओके। इंडिया के साउथ में आता है, इंडियन ओशन में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है आपका पाक स्ट्रेट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपके दो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, नहीं सॉरी रिलीजियस ग्रुप है। एक आपका है, एक आपका जो ग्रुप है वो कौन है, सेनाली बुद्धिस्ट है। तो एक तो थोड़ा सा धर्म का भी एक डोमिनेंस यहाँ पर रहेगा और एक भाषा का भी झगड़ा रहेगा, ठीक है ना। सेनाली बुद्धिस्ट यानी कि जैसा कि नाम से चला, सेनाली इनकी भाषा है और इनका धर्म क्या है, इनका जो मजहब है वो क्या है, बुद्धिज्म है, ओके। दूसरे हैं श्रीलंकन तमिल, ठीक है।
अब इनके धर्म के बारे में कई बुक में भी दिया नहीं है, तो आप इसको नेट से सर्च कर लीजिए, और वो इतना ज़रूरी भी नहीं जाने चाहिए इसको। अब इनकी जो सिनली बुद्धिस्ट है, इनकी जो पूरे ओवरऑल देश में जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, इसकी जो पॉपुलेशन है ओवरऑल कंट्री को 74% है, और इनकी जो है 18% है, ठीक है ना। और बच्चे कुछ जो है मुस्लिम से अदर ये क्रिश्चियन वगैरह भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश का भी कंट्रोल रहा था। उन्हें 1948 में ये आज़ाद हुए, इंडिया के बाद ही आज़ाद हुए, ठीक है ना। तो कुछ क्रिश्चियंस लोग भी यहाँ पर होंगे, और कुछ होंगे, और कुछ वो कन्वर्ट करके गए होंगे, तो वो छोड़ के, तो वो भी क्रिश्चियन ही हुए ना, तो 4% 5% अब तो बचेंगे। खैर मेन झगड़ा इनका है सिनली बुद्धिस्ट का और श्रीलंकन तमिल्स का, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे 1956 में एक एक्ट पास होता है, और वो एक्ट क्या कहते हैं कि सिनली भाषा जो होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी श्रीलंका की, ठीक है ना। और बुद्धिज्म क्या होगा, वो आपका स्टेट का रिलीजन भी हो जाएगा, यानी कि जो अब स्टेट का वो ये जिम्मेदारी हो जाएगी, ये सरकार की जो, यानी कि स्टेट का मतलब सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी कि जो अब बुद्धिज्म है या बुद्धिस्ट जो हैं उनकी रक्षा करे, यानी बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन दे, उनका संरक्षण करे, ठीक है ना, उसको बढ़ावा दे, उसके कल्चर को प्रमोट करे, ठीक है ना। तो ये और दूसरा ये था कि 1956 में एक एक्ट पास हुआ था, और वो क्या था कि उसमें ये लिखा था कि जो सिनली भाषा होगी वो पूरे श्रीलंका की क्या होगी, एक आपकी भाषा हो जाएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है ना। अब इस बात से जो है श्रीलंका तमिल जो थे काफी नाराज हुए। अब श्रीलंका तमिल में जैसे, अब इसमें तो मैंने श्री लिखा है, खाली श्रीलंका लिखना था, तो देखिए तमिल में दो आते हैं, 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं, और आपके बाकी 5%, हाँ 5% जो आपके इंडियन तमिल्स हैं, यानी कि जो इंडिया से प्रवासी गए थे माइग्रेंट्स, और वो वहां पर जाकर के बस गए, ठीक है, तो वो इंडियन तमिल कहलाएंगे। तो श्रीलंकन तमिल्स में जो है श्रीलंकन तमिल्स, और ये वाले जो है आपके इंडियन तमिल्स। तो इंडियन लोग जो है बेचारे सीधे साधे हैं, वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना, बहुत एकदम बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे, उनको लड़ना झगड़ना आते ही नहीं है, समझ लीजिए। और अगर कोई कहता भी है कि लड़ो, तो वो तब भी वो नहीं लड़ते, बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है ना। बहुत अहिंसावादी गांधी जी के मानने वाले हैं ज़्यादातर। तो श्रीलंकन तमिल्स जो थे इस बात से काफ़ी नाराज हुए कि भाई आपने हमारी भाषा को जो है और हमको दोयम दर्जा दिया, यानी कि सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया, ठीक है। और क्योंकि हम भी इस देश के वासी हैं, और इस देश में रहते हैं, और इस देश में हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो लिहाजा हमारे अधिकारों की भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अधिकारों की भी रक्षा करें, ठीक है ना। तो 1956 के एक्ट के बाद जो है एक झगड़ा शुरू हुआ, और वो झगड़ा बढ़ते 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 बहुत आगे तक चला गया, ठीक है, और तकरीबन 30-40 साल तक वो चलता रहा, और आज भी उसका असर काफ़ी हद तक बाकी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए 1956 में जो एक्ट पास हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि सिनेली लैंग्वेज होगी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और जो सिनेली बुद्धिज्म है, यानी कि बुद्धिज्म जो है वो वहाँ का स्टेट रिलीजन होगा, ठीक है। तब श्रीलंका तमिल्स ने, अब इस चीज को क्या बोलते हैं कि आपने जो मेजॉरिटी ग्रुप है, ठीक है, मेजॉरिटी ग्रुप का सपोर्ट हासिल करने के लिए, उनको लुभाने के लिए एक ऐसा एक्ट पास करा कि जो मेजॉरिटी है वो खुश हो जाए, और माइनॉरिटी अगर नाराज हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए वोट पॉलिटिक्स में यही होता है कि जो मेजॉरिटी होती है उसको लुभाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है ना, और करी क्या जाती है, होती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ गलत है, ऐसा हो चलता है पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। तो और आप थोड़ा सा इस चीज़ को, आपके लिए मैं एक वर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क है, असाइनमेंट टाइप का, या प्रोजेक्ट समझिए इसको। आप लोग देखेंगे कि किन किन देशों में मेजॉरिटेरियनिज्म है, ठीक है ना, यानी कि बहुसंख्यकवाद है, ठीक है, यानी कि जो बहुसंख्यक है उनका दबदबा है। और ये भी देखना है कि कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पर
अल्पसंख्यकवाद है, ठीक है ना। तो यानी कि अल्पसंख्यकों की सरकार है और बहुसंख्यक जो है वो उनके सरकार में भागीदारी कम है। तो जैसे कि अभी हम देख रहे थे बेल्जियम का एग्जाम्पल, तो बेल्जियम के केस में यही था कि वहाँ पर अल्पसंख्यक जो थे यानी कि जो माइनॉरिटीज़ थे वो रूल कर रहे थे, जो कि फ्रेंच भाषी थे, ठीक है ना। पूरे देश में फ्रेंच की पॉपुलेशन कम थी। ऐसे ही कुछ देश हैं जिनको आप देखिए, और मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। जैसे कि बहरीन एक देश है, तो बहरीन के अंदर जो एक मुस्लिम्स में दो ग्रुप होते हैं मेनली, आपके शिया और सुन्नी। तो वहाँ पर सुन्नी ग्रुप जो है मेनली वहाँ पर माइनॉरिटी है लेकिन उसकी रूलिंग है, ठीक है ना, और शिया मेजॉरिटी है लेकिन वो रूलिंग में नहीं है। ऐसे और कंट्री भी आपको तलाशना है दुनिया के मैप में, ठीक है। तो आपको और दुनिया का भी आइडिया हो जाएगा, और सोशल जो आपको बोरिंग लगता है, ठीक है ना, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और ख़ास तौर से कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भी करी थी, वैसे तो मतलब मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, और काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है सर सोशल का वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर जो है मैंने ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये लेक्चर मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें कुछ अगर आपको लगे कि कुछ गलत है तो वो भी बताइएगा, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो ये जो झगड़ा था, अब इन्होंने क्या किया यहाँ पर देखिए, फिर जो आपका डच का यानी कि जो आपका बेल्जियम का केस था, तो बेल्जियम वाले केस में वहाँ तो बिना किसी खून खराबे के जो है उन्होंने अपना झगड़ा सुलझा लिया और एक ऐसी सत्ता की साझेदारी करी कि दोनों ग्रुप जो है अच्छे खासे खुश हो गए, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो गए। बट यहाँ पर जो था लेकिन नहीं भाई, हम मेजॉरिटी हैं तो हम इन 18% या 13% का कहना क्यों माने, इनको तो हम दबा के रख सकते हैं। तो लेकिन अब इसमें भी क्या हुआ कि भाई इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो हम तो दबने वाले हैं नहीं। अब इन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिए और ठीक है ना, आर्म रिबेल कर दिया, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है ना, हथियारबंद इन्होंने बगावत कर दी श्रीलंकन तमिल्स ने, और एक ग्रुप वगैरह बना लिया इन्होंने। अच्छा, फिर बाद में क्या हुआ कि ये तो सशस्त्र विद्रोह की एक चीज़ों का, दूसरी ये कि इन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करी। श्रीलंका तमिल्स में भी कुछ आपकी राजनीतिक दल बने जिन्होंने ये कहा कि हम श्रीलंका तमिल्स के हक की या उनके अधिकारों की आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। और उन्होंने अपने अपने आप को इनका जो है हितैषी बताया। तो पॉलिटिक्स में यही होता है, हर कोई अपने आप को किसी न किसी का हितैषी बताता है, और कोई जो है देश हित की बात करता है, कोई जो है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के हित की बात करता है या उनके अधिकारों की बात करता है, और लोगों को लुभाता है, लोगों को रिझाता है। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो देखेंगे समझ के, परख के, जान के कि कौन उनके हक में बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन इसके ये इतना आसान नहीं होता है समझना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा जानकार नहीं है तो आपको कोई भी बहका सकता है, कोई भी आपको जो है कन्विंस कर सकता है, और आपको लगेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और वो सिविल सर्विसेज के जो है जो 4 ऑप्शन आते हैं तो चारों के चारों सही लगते हैं, या गलत लगेंगे तो चारों के चारों गलत लगेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि आपको एक बड़ा एक वाइडर व्यू लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप तय कर सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स की अच्छी जानकारी होना चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं कि आपके हक में कौन बेहतर है और कौन गलत है, ठीक है ना। खैर अभी तो खैर आपको नंबर गेन करना है, कौन गलत है कौन सही है वो आप बाद में देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने ग्रुप बनाया और ग्रुप का नाम क्या था, LTTE, लिट्टे। हम लोग इसको हिंदी में लिट्टे, अखबारों में लिट्टे भी लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। लिबरेशन तमिल, ठीक है ना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक है। और ईलम जो वर्ड है ये तमिल भाषा का है, इसका मतलब होता है स्टेट, ठीक है ना। यानी इन्होंने कहा कि हम आज़ादी के शेर हैं तमिल स्टेट के या तमिल राज्य के, और स्टेट मतलब यानी कि पूरा देश को भी एक स्टेट बोला जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया लिट्टे, ठीक है ना, और इसका एक लीडर था जिसका नाम था प्रभाकरन। वो 90s या 2000 के आसपास उसको मारा गया था एक ऑपरेशन के जरिए से, ठीक है ना। तो उसमें देखिएगा कि वो ऑपरेशन किसकी हेल्प से हुआ था और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था। तो ये भी मतलब आपके इंडिया से भी रिलेटेड है, तो इसको आप लोग जा करके देखेंगे तो आपका और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी।
और जो आपको कन्फ्यूज़न है, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, हम लोग के मन में बहुत सवाल, क्योंकि जो बुक में दे रखा होता है वो काफ़ी कम दिया होता है और आपके मन में और सवाल आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ अधूरी है और हमें सही से समझाई नहीं गई है। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, थोड़ा सा गूगल करें या जो आपके मन में क्वेश्चन है उनको पुट अप करें तो उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये झगड़ा जो है चलता गया, ठीक है, और खूब खून बहा, एक दूसरे का खूब खून बहाया गया और वो झगड़ा आज भी बाकी है, ठीक है ना, और उसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है। बस ये है कि कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा शांति हो जाती है और कोई गठबंधन की या इस तरीके से सरकारें बन जाती हैं मिला जुला के और काम चलता रहता है। तो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। नतीजा यहाँ से ये निकल रहा है कि पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस बुक के लिए। वैसे आपका मानना क्या है, इससे मेरा मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये है कि यहाँ बुक में जो कंक्लूजन निकला वो यही है कि सत्ता की साझेदारी अति आवश्यक है, अन्यथा विभिन्न ग्रुपों में, विभिन्न समूहों में क्या होगा, मतभेद रहेगा, ठीक है ना, एक डिस्प्यूट रहेगा और वो डिस्प्यूट जब बढ़ते बढ़ते बहुत आगे हद तक पहुँच जाता है, एक लिमिट क्रॉस करता है, तब वो फिर खून खराबे का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंट जो सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके मध्य में, उनके बीच में, ओके ना। तो दैट्स इनफ फॉर दिस चैप्टर। मैंने सिर्फ एक आपको ऊपर से इसको समझाने की कोशिश करी गई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ। और चैप्टर की आप लोग डेप्थ में जाइएगा तो हो सकता है आपको ये हो सकता है कि मतलब आप क्लियर हो जाएगा, ओके ना। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग क्वेश्चन आस्क करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है ना। और आपको जो कन्फ्यूज़न है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कराया जाएगा, ओके। थैंक यू।